Hello friends, this is Vaishnavi Jain and this is the third part of this chapter and we are going to discuss these most important topics in this chapter. So अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी जाके देखिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के अलावा 2 स्टेट्स और बताऊंगी लास्ट में। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये डेफिनेशन से ही बहुत इजी लग रहा है, हमें समझ में आ रहा है। एक ऐसा प्रोसेस जिससे लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाए एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन ये जो लिक्विड से है वेपर में चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, इसको अब हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर लेवल से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे नॉर्मली एक बीकर लिया जिसमें कि वाटर है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस मॉलिक्यूल, वो डायरेक्टली टच में होते हैं सराउंडिंग की। तो जैसे वो सराउंडिंग एनर्जी होती है वो उनमें डायरेक्टली सरफेस मॉलिक्यूल्स में आ रही होती है। तो जब एनर्जी आएगी तो वहाँ पे जो ऊपर के सरफेस मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बल्क मॉलिक्यूल्स, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स में। तो जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनमें वाइब्रेशंस होती हैं और उन्हीं वाइब्रेशंस के कारण एक ऐसी स्टेज आती है जब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो टूट जाता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो जो लिक्विड है, मतलब जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स का लिक्विड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वेपर में ऊपर चले जाएगा और वही जो वेपर है वो इवेपोरेट हो जाता है। इसी को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। इसका एक की पॉइंट है, जो इवेपोरेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट में नहीं होता है, वो सराउंडिंग्स की एनर्जी से ही हमने देखा हो रहा होता है। कुछ सेकेंड्स बाद हम लोग इसका डिफरेंस पढ़ेंगे इवेपोरेशन का और बॉइलिंग पॉइंट का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इवेपोरेशन में अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टेम्परेचर। देखो यहाँ पे एक यहाँ पे कंटेनर है जिसमें नॉर्मली क्या है? वाटर है। इसके जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ये किसके टच में होते हैं? सराउंडिंग के टच में होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सराउंडिंग एनर्जी यहाँ से आ रही होती है। तो जब ये सराउंडिंग एनर्जी ज़्यादा आएगी, मतलब यहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी सरफेस मॉलिक्यूल्स में। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगी। तो इससे क्या होगा कि लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा और इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में भी हम लोग यहाँ पे एक कंटेनर है, इसी का एग्जांपल लेंगे हम लोग सबको पढ़ने के लिए। यहाँ पे कंटेनर है, यहाँ पे हम लोग को वाटर है। ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा दिख रहा है ऊपर के मॉलिक्यूल्स। अब जो क्या है, यहाँ पे जो हमने देखा था ये जो है वो सरफेस क्या है, यहाँ पे हमने सरफेस कम लिया था। अब हम लोग यहाँ पे सरफेस ज़्यादा ले लेंगे। जो ऊपर के सरफेस मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। जब हमने देखा यहाँ पे सरफेस कम लेते हैं, यहाँ मॉलिक्यूल्स कम है ना, तो जब यहाँ पे सरफेस ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा हो गए। मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो ये जो एनर्जी आ रही है सराउंडिंग की वो भी ज़्यादा लेंगे मॉलिक्यूल्स। और जब एनर्जी ज़्यादा आएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे, जिससे क्या होगा? इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। तो जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विंड स्पीड। विंड स्पीड में क्या है? हम लोग इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बीकर है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब यहाँ से विंड स्पीड क्या है? जो एयर है आसपास की, तो यही सराउंडिंग की तो है एयर। तो जब विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ के सराउंडिंग एनर्जी क्या है? ज़्यादा होगी। तो क्या होगा? जब विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी वो भी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा? इवेपोरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जब हम लोग क्लोथ्स को हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया में भी हम लोग क्या करते हैं, क्लोथ्स को इवनली स्प्रेड करते हैं, मतलब अच्छे से उसको सुखाते हैं, मतलब
बिल्कुल सुकड़ के नहीं सुखाते, अच्छे से सुखाते हैं, जिससे कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ता है और हमारे क्लोथ्स जो हैं वो जल्दी सूखते हैं। वैसे ही विंड स्पीड जब भी देखा होगा, जब हवा तेज़ चलती है जो क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी सूखते हैं, तो इसीलिए सूखते हैं क्योंकि उन्हें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। और नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को समझने के लिए सबसे पहले ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी क्या होता है? जो नमी प्रेजेंट होती है। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो यहीं पे ये बीकर है, यहाँ पे वाटर है। अब यहाँ पे पहले से ही ये क्या है, सराउंडिंग में इतनी वाटर वेपर प्रेजेंट है कि जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, जो एनर्जी है वो कम हो गई है। इतना वाटर वेपर प्रेजेंट है, एनर्जी कम हो गई, तो क्या है, आप देखो एनर्जी कम होगी, इससे क्या है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सराउंडिंग सरफेस के मॉलिक्यूल्स में भी कम आएगी, जिससे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, और जिससे क्या है, हमारा इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। तो क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन में। और इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी रेट, इवेपोरेशन डिक्रीजेज नॉट इंक्रीजेज। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। सो लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना। ये सरफेस फिनोमेना होता है, जैसे मैंने पहले बताया था। जैसे हमने इवेपोरेशन में देखा था, ये एक कंटेनर था, ऊपर के जो सरफेस मॉलिक्यूल्स थे यही सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे थे इवेपोरेशन में। तो ये क्या हुआ, ये सरफेस फिनोमेना है। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, इट इज़ अ बल्क फिनोमेना। ये बल्क फिनोमेना होता है। जब हमने बॉइलिंग में देखा था तो जो इसके पूरे पार्टिकल्स थे वो पूरे पार्टिसिपेट कर रहे थे बॉइलिंग में। सो ये क्या है, बल्क फिनोमेना है, और ये क्या है, सरफेस फिनोमेना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट टेक प्लेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। हमने इवेपोरेशन में पहले भी पढ़ा है, ये जो होता है बॉइलिंग पॉइंट के बिलो टेक प्लेस करता है। एंड इवेपोरेशन में क्या है, इट टेक्स प्लेस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट। मैंने पहले भी बताया था, ये जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे टेक प्लेस करता है। जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे रीच कर जाता है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, तो इसीलिए ये बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करता है। नेक्स्ट आता है, इट कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग आती है। और बॉइलिंग में क्या है, इट डजंट कॉजेस कूलिंग। बॉइलिंग से कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं आता है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, जब बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा था उसमें कोई भी कूलिंग इफेक्ट नहीं आ रहा था। अब हमने लेकिन इवेपोरेशन के प्रोसेस में नहीं पढ़ा कि इट कॉजेस कूलिंग। सो अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में यही पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कैसे कॉज करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, लिया है मैंने, एक वेसल लिया है, ये आप देख सकते हैं। इस वेसल में क्या है, लिक्विड है। लिक्विड मीन्स यहाँ इस वेसल में क्या है, वाटर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाटर में ये आप देख सकते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल हैं। ये सरफेस के मॉलिक्यूल किसकी टच में है, सराउंडिंग की टच में है, जिससे उन्हें सराउंडिंग से क्या मिल रही है, सराउंडिंग एनर्जी। एंड this absorption of energy from the surroundings makes the surrounding cool। मतलब कि ये जो सराउंडिंग की एनर्जी यहाँ से मिल रही है, जब एनर्जी मिली, यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ। जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे इनने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया, जिससे क्या हुआ, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स से ये वो किस में चेंज हो गए, गैस में चेंज हो गए। तो इससे क्या हुआ, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए वेपर के फॉर्म में। तो यहाँ का सरफेस को उनने कैसे क्या कूलिंग इफेक्ट किया, क्योंकि यहाँ की सरफेस की जो एनर्जी थी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी थी, वो वेपर के फॉर्म में ऊपर चली गई, और इतने सरफेस को उनने क्या कर दिया, कूल कर दिया। फिर अगर आपने एक एग्जांपल देखा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज़ आप रात में टेरेस पे कोई भी लोग सोता है, तो जब वो सोने से पहले वो क्या करते हैं, पानी का छिड़काव कर देते हैं, मीन्स स्प्रिंकल कर देते हैं वाटर को। जिससे क्या होता है कि जब वहाँ पे जो टेरेस पे जो हीट होगी, सपोज़ कुछ दिन भर में धूप आई होगी, कुछ हीट होगी, जब हमने वाटर को स्प्रिंकल किया तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो सराउंडिंग के टच में आए। जब सराउंडिंग के टच में आए तो वहाँ पे क्या हुआ, सराउंडिंग से एनर्जी मिली। सराउंडिंग से एनर्जी मिली, सेम प्रोसेस हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया, जिससे क्या हुआ, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे वो किस में चेंज हो गए, गैस में चेंज हो गया, और उस वहाँ के सरफेस को उन्होंने क्या दिया, कूलिंग इफेक्ट दिया। इसीलिए हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि गर्मियों में हम लोग कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं।
Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. इसका मतलब क्या है, जैसे कि गर्मी में हमारी बॉडी की टेंडेंसी परस्पायर करती है, मतलब कि पसीना बहाती है एज अ स्वेट, तो जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेट को सराउंडिंग की टच में लेके आते हैं, जिससे क्या होता है, इवेपोरेशन होता है और जो स्वेट मतलब लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में, और वो वेपराइज हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। इसीलिए हम लोग गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। मतलब क्या है, जब भी देखा होगा फ्रिज से अगर कोई बॉटल निकालो तो रखो, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, उस बॉटल में बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं या फिर आसपास पानी दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and get converted to liquid state which we see as a water drops। तो इसका मतलब क्या है, आपको पता है हमारे सराउंडिंग में क्या है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, और जब ये वाटर वेपर किसी कोल्ड सरफेस से टकराता है तो ये अपनी एनर्जी क्या है, लॉस कर देता है। जब वो अपनी एनर्जी लॉस कर देगा तो वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, और जो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया वही हमें एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इवेपोरेशन वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हमने 5 सेकेंड में स्टेट और का चेंजमेंट 2 वे से देखा था, बाय टेम्परेचर एंड बाय प्रेशर। बाय टेम्परेचर हमने वहाँ पे क्लियर कर लिया था एंड बाय प्रेशर अब हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। A gas can be liquefied either by increasing the pressure or by lowering the temperature. However, in most of the cases, both these conditions are used. इसका मतलब है जो गैस होती है वो लिक्विफाई होती है उसका टेम्परेचर घटा के और उसका प्रेशर बढ़ा के। ज़्यादातर केसेस में बोथ द कंडीशन एप्लीकेबल होती हैं। अब हम लोग चलिए इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक सिलेंडर लिया है जिसके अंदर गैस है। आप देख सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे क्या है, पिस्टन है। जब हम इस पिस्टन को प्रेस करते हैं तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब प्रेशर इंक्रीज़ हुआ और हमने क्या किया, टेम्परेचर को कम कर दिया, तो जो पार्टिकल्स हैं वो पास आने लगे। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। तो एक ऐसी स्टेज आई जब जो पार्टिकल्स थे वो इतने क्लोजली आ गए, तो जो स्टेट थी वो गैस से किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई। अब हमने इसमें और प्रेशर लगाया, टेम्परेचर कम किया, प्रेशर और लगाते गए, तो क्या हुआ, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थी वो इतनी कम हो गई पार्टिकल्स के बीच में, तो जो लिक्विड से किस में आ गए, स्टेट चेंज हो गई सॉलिड में। तो क्या हमने देखा, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड गैस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, इसको हम लोग बहुत हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं। ये क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होती है। ये डायरेक्टली किस में चेंज होता है, जब हम लोग इसका प्रेशर कम करते हैं तो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है, लिक्विड स्टेट में नहीं आती है। इसीलिए हम लोग इसको ड्राई आइस भी कहते हैं, क्योंकि जो आइस होती है वो किस में, सॉलिड के फॉर्म में होती है, और जब हमने प्रेशर कम किया, जब गैस में चेंज हो गई, तो जो ड्राई हो जाती है वो क्या होती है, गैस के फॉर्म में आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के अलावा 2 स्टेट्स और पढ़ेंगे। दिस इज सम एडिशनल टॉपिक विच आर रिटन इन द NCERT and which is quite interesting also, in which plasma can be physically observed, but on the other hand Bose-Einstein condensate is just a hypothetical concept. It is very very interesting. So let's begin. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्लाज्मा को पढ़ते हैं। The state consists of super energetic ions, particles, and when electricity passes through it, the particles produces glow, which is nothing but plasma. इसमें होता क्या है, जब गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो आयनाइज हो जाती हैं, मतलब आयंस में
टूट जाते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये स्टेट उन्हीं आयनाइज्ड गैसेस में पॉसिबल है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। जब वो आयंस में टूट जाते हैं तब वो ग्लो करने लगते हैं और इसी स्टेट को प्लाज्मा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें होता क्या है, जब हम किसी गैस को एक्सट्रीमली कूल कर देते हैं, उसके टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर से कम कर देते हैं, तो गैस जिस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है उस स्टेट को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। That's it for this video. I hope you understand it. If you like it, just give me a big thumbs up. If you have any query, just write it in the comment box. I am waiting for your response. And don't forget to subscribe my channel for our latest update. So we will meet with our next video. So तब तक के लिए have a good day. Goodbye.